गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 8 दिसंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस। और पहला आर्टिकल जो है वो बात कर रहा है इंडियाज़ एनवॉय टू मीट फॉर्मर नेवी मैन कतर डेथ रो आफ्टर पीएम अमीर टॉक्स। क्या क्या हुआ था हमें पता है कि दिसंबर 1 का वो दिन था जिस दिन दुबई के अंदर जो यूएई है वहाँ पर आपकी कोप की मीटिंग चल रही थी। और उस कोप 28 की मीटिंग में यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग में हमारे जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो और जो वहाँ के यानी कि आपके जो कतर के प्राइम मिनिस्टर या फिर कतर के अमीर हैं, नॉट प्राइम मिनिस्टर, वो यहाँ पे मिले थे दिसंबर 1 को। ठीक है, क्या नाम है कतर के अमीर का? अमीर वहाँ के आप एज अ रॉयल वहाँ के मान सकते हैं। उनका नाम है कतर अमीर शेख तामीम बिन हमाद अल थानी। तो वो लोग मिले थे। इसके बाद अब 1 दिसंबर को ये मिले थे और दिसंबर 3 को जो इंडिया के आपके एम्बेसडर हैं उनको जाकर जो हमारे 8 नेवी के एक्स ऑफिशियल्स हैं उनसे मिलने की यहाँ पे अनुमति दी गई है कतर की प्रिजन के अंदर। दिसंबर 3 को ये लोग मिल पाए हैं, जेल के अंदर इनको मिलने दिया गया है, उनको सांत्वनाएं दी गई हैं। और ये एक अच्छी बात थी कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने और वहाँ पे अमीर नेवल के बात किया कि वेलबींग ऑफ इंडियन कम्युनिटी के बारे में कि उनका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और वेलबींग क्या टेक केयर करी जानी चाहिए, और उसके ऊपर उन्होंने थोड़ा बहुत एक्शन भी लिया। चलिए नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है नो इक्विटेबल ट्रीटमेंट। देखिए हमें पता है कि अभी राज्यसभा के अंदर और जो हमारा पार्लियामेंट है बेसिकली, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं पार्लियामेंट होता क्या है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पार्लियामेंट को सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा सोचते होंगे, लेकिन पार्लियामेंट का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये होती है आपकी पार्लियामेंट। ये जो पार्लियामेंट है ये अभी सेशन में है क्योंकि प्रेसिडेंट जो है ना वो लोकसभा में बैठते हैं ना राज्यसभा में बैठते हैं, इसीलिए प्रेसिडेंट इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का, इसलिए उनको अलग रखा जाता है। अब ये चल रही है सेशन में। पार्लियामेंट के कितने सेशन होते हैं? यूजुअली 3 सेशन होते हैं। कौन कौन से सेशन होते हैं? बजट सेशन होता है सबसे पहले जो कि अप्रैल में शुरू होगा। फिर आपका होता है यहाँ पे मॉनसून सेशन जो कि जून जुलाई में शुरू होता है। और फिर आपका होता है विंटर सेशन जो कि अभी चल रहा है, नवंबर दिसंबर में ये शुरू होता है। तो अभी करंटली हमारी जो पार्लियामेंट है वो विंटर सेशन चल रहा है और उस विंटर सेशन में अलग अलग मीटिंग्स हो रही हैं। एक दिन में जब आप मिलते हो तो उसको मीटिंग बोली जाती है। उस एक मीटिंग के अंदर 2 सीटिंग्स होती हैं क्योंकि 2 बार मिलते हैं, तो सीटिंग यहाँ पे 2 होती हैं। पहली सीटिंग होती है कितने बजे? यहाँ पे पहले जो सीटिंग होती है वो होती है आपकी 11 से लेके 1 बजे तक की। दूसरी जो सीटिंग होती है वो होती है 2 से लेके 5 PM तक की। ये जो सीटिंग्स है ना, अब इन सीटिंग्स के अंदर पहला जो घंटा होता है वो रिजर्व होता है क्वेश्चन आर के लिए कि आपसे सवाल पूछे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन आर है इस क्वेश्चन के अंदर अलग अलग MPs जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लेकिन वो मिनिस्टर नहीं है, वो सवाल करते हैं मिनिस्टर से जब वो कोई नया बिल लेके आ रहे हैं, कोई नई स्कीम लेके आ रहे हैं, या कोई ऐसा ही उनको रिलेटिवली कोई सवाल है, सप्लीमेंट्री सवाल है वैसा ही। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक MP है जो कि थे जॉन बेरेटस जो कि CPI के MP है, उन्होंने हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं S जयशंकर जी उनसे ये सवाल पूछा कि ये इक्विटेबल ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया गया। कनाडा का और जो USA का केस आया था जहाँ पे दोनों कंट्रीज़ ने इंडिया के ऊपर एलिगेशन लगाए थे कि वो वहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक कर रहे हैं और स्टेट स्पॉन्सर अटैक किया जा रहा है वहाँ के जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट पीपल थे। तो कौन कौन थे वो? एक हरदीप सिंह पन्नू थे, दूसरे यहाँ पे निजर थे, गुरपंत सिंह निजर। तो ये जो हम लगातार उसको देख रहे थे, तो ये इस सवाल पे जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला कि क्योंकि दोनों कंट्रीज़ ने इक्वल अपना यहाँ पे एविडेंसेस नहीं दिए, इसी वजह से उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट भी नहीं किया गया। जहाँ कनाडा ने हमें कोई ऐसे ही जस्ट एलिगेशन लगा दिया विदाउट एनी एविडेंसेस, कुछ भी बोल दिया, रूड भाषा का प्रयोग किया, वहीं USA ने एविडेंसेस प्रोवाइड किए। ठीक है, और वो भी किसी इंटेलिजेंस ऑफिसर के लिए। उन्होंने ऐसे नहीं बोला कि इंडियन गवर्नमेंट फुल की फुल इसमें मिली हुई है, जस्ट उन्होंने बोला था कि इंडिया का कोई इंडिविजुअल है जो यहाँ पे बने हुए हैं जो इनको मारना चाहते हैं। और चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। अब हम पहुंच जाते हैं एडिटोरियल पेज के ऊपर। पहला आर्टिकल जो है वो लिखा गया गुफरान बेज जी द्वारा। तो ये हमारे किस चीज़ में इंपॉर्टेंट है? कोप एंड द न्यू अबनॉर्मल। ऑल राइट, तो क्या बोल रहे हैं? GS पेपर 3 में सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है इन विच टॉपिक। इन टॉपिक जो होगा आपका वो सब्जेक्ट होगा एनवायरनमेंट होगा, टॉपिक उसका जो होगा वो होगा पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। आज के समय की अगर इस
पूरे के पूरे ब्रह्मांड के अंदर और अर्थ के ऊपर जो सबसे बड़ी इशू है मानव जाति के लिए और अदर जो स्पीशीज़ है उनके लिए, वो सबसे बड़ा इशू है अभी आज के समय का क्लाइमेट चेंज। दिस इज़ द बिगेस्ट इशू, बिगेस्ट प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ ह्यूमन स्पीशीज़। ठीक है, होमो सेपियन के सामने सबसे बड़ी समस्या यही है। और अब हम समझते हैं कि गुरफान जी क्या बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कैसे एयर क्वालिटी जो है, एयर जो पोल्यूशन है उसका और यहाँ पे आपके क्लाइमेट चेंज का संबंध काफ़ी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये स्टार्टिंग से ही बताते हैं कि जैसे कॉप हो रही है वहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स को मना करने की बात की जा रही है कि अब उनका यूज़ बहुत कम होगा। फॉसिल फ्यूल के ऊपर बार बार क्वेश्चन उठ रहा है कि उसको बिल्कुल यूज़ करना कम कर दीजिए। फॉसिल फ्यूल में क्या क्या आएंगे, अगर मोटा मोटा हम देखें तो यहाँ पे ऑयल आएगा, पेट्रोल वगैरह, यहाँ पे गैसेज आएंगी आपकी नेचुरल गैसेज वगैरह जो होती है, और यहाँ पे आपका आएगा जो भी इससे लिमिटेड बने हुए आपके वो हैं। ठीक है, जैसे कोयल वगैरह हो गया या फिर अदर ऐसी चीज़ें। तो ये फॉसिल फ्यूल है, इनका इस्तेमाल होता है तो इनसे एयर का पोल्यूशन भी बढ़ता है, यानी कि आपकी जो ये आपका वायु प्रदूषण है वो भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। और इसी वजह से इसके इस्तेमाल को यहाँ पे रोका जा रहा है कि इसकी वजह से कार्बन का इमिशन होता है। आप इसको देखिए, कुछ और मैं आपको समझाती हूँ। बार बार हम कहते हैं कार्बन का इमिशन जो है वो होता है किस वजह से, वो क्यों बाहर निकलती है, क्योंकि हम फॉसिल फ्यूल को जला रहे हैं। अब हमें समझना होगा कि फॉसिल फ्यूल एक्चुअली में बनते कैसे हैं। जब कोई भी चीज़, यानी कि कोई पेड़ पौधे वगैरह हैं या कोई ऐसे ही जानवर वगैरह कोई स्पीशीज़ है, जब वो किन्हीं कारणों की वजह से जब वो सांस ले रहे हैं तो उनके अंदर कार्बन गई है, राइट, या छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन जाती है, कार्बन हम लोग प्रोड्यूस करके छोड़ते हैं। ट्रीज़ अलग तरीके से करते हैं, कार्बन को वो एज अपना फूड अपने अंदर रखते हैं, तो ये काम होता है, उनके अंदर कार्बन है। लेकिन अभी किसी कारणवश ये ज़मीन के अंदर चले गए हैं, ये दब गए हैं, ऊपर अलग से मिट्टी आ गई है। अब ये कार्बन वापस एनवायरनमेंट में नहीं जा पा रही है, ये कार्बन यहाँ पे फंस चुकी है। अब ये कार्बन जो फंसी हुई है वो ड्यू टू इमेंस हीट, बहुत ज़्यादा हीट होती है अर्थ के अंदर, लिथोस्फीयर और जो ये मेंटल का जो आपका नीचे का भाग है उनके अंदर बहुत ज़्यादा आपकी हीट होती है। अगेन हीट के साथ साथ प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बनने लगता है। ये अब अपनी फॉर्म बदल लेंगे, ट्री से इनसे होते हुए कोई कोयला बन जाएगा, कोई यहाँ पे पेट्रोल का रूप ले लेंगे। तो ये जो फॉर्म बदलेंगे ना, अब इस पेट्रोल, क्योंकि उनमें कार्बन थी तो यहाँ इसमें भी कार्बन है, तो अब जो कार्बन यहाँ पे थी और अब जब हम इसको बाहर निकाल के जलाएंगे तो वो जो कार्बन थी वो कार्बन यहाँ से रिलीज हो जाएगी। अब वो बाहर निकल गया, वो जलने से बाहर निकल गई है। अब जो वो रिलीज हो चुकी है, देखिए लिविंग जब कोई चीज़ होता है तो हम अपनी कार्बन को या किसी भी गैस को खुद से अपने जो हमारा बेसिकली जो काम करते हैं हम उसके थ्रू बाहर निकाल सकते हैं, राइट। हम सांसें ले रहे हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऐसे ट्रीज वगैरह भी अपनी लीव से वो उस तरीके से काम करते हैं। लेकिन जब कोई नॉन लिविंग थिंग के अंदर कोई भी गैस ट्रैप हो जाती है तो क्योंकि अब वो वर्किंग नहीं कर रहा है तो वो गैस बाहर कैसे निकले, राइट। तो वो गैस बाहर नहीं निकल पाती है। कुछ ऐसे फॉसिल फ्यूल के अंदर भी होता है, जब तक आप उनको जलाएंगे नहीं तब तक वो बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन जब आप उसको जला देते हो तो वो बाहर निकलेगी। फिर वो 5000 साल तक आपका ब्रह्मांड के साथ यहीं पे रहेगी, अर्थ के ऊपर रहेगी। फिर वो आपकी ग्रीन हाउस जो गैसेस है वो उसका ऑलरेडी कंपोनेंट है ही। फिर वो आपकी ग्रीन हाउस गैस बन के अर्थ के ऊपर एक ऐसा आपका एक लेयर बना लेगी जिससे आपकी सूर्य की किरणें आ तो सकती हैं अर्थ के अंदर, क्योंकि शॉर्ट वेव्स में आती हैं तो शॉर्ट वेव्स तो क्रॉस कर सकती है, लेकिन लॉन्ग वेव्स को ये बाहर नहीं जाने देगी या बहुत कम बाहर जाने देगी। तो इस वजह से बार बार, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर फिर गर्म रहता रहेगा और गर्म रहते 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 यहाँ का टेम्परेचर अर्थ का भी गर्म होता जाएगा, और जो टेम्परेचर अर्थ का गर्म हो रहा है वो ग्लेशियर्स को पिघलाएगा, अर्थ पे बाहर आएंगी। ऊपर से स्किन कैंसर, अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से या इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से जो 1.5 डिग्री 2 डिग्री का टेम्परेचर है जो ह्यूमन नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ ऐसी फसलें होंगी, सॉइल वगैरह होगी जिनको इतने ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर नहीं उगाया जा सकता है, तो हर तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ग्लेशियर्स का मेल्ट हो जाना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो ये अब हमने समझ लिया कि फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर मुद्दा क्या है, क्यों फॉसिल फ्यूल को बार बार इतना ज़्यादा बीच में लेके आया जाता है, क्यों उनको कहा जाता है कि उनको बंद हो जाना चाहिए, उनको नहीं रखना चाहिए, उनका यूज़ नहीं करना चाहिए। पहले से ही हम इतनी वो ऑलरेडी छोड़ चुके हैं
कार्बन का इमिशन, कि अब हमारे लिए उसी को ख़त्म करना मुश्किल है। तो इसलिए नेट जीरो की बात की जाती है बार बार, जब भी यहाँ पे बात आती है तो नेट जीरो की बात होती है। नेट जीरो है क्या? नेट जीरो से मतलब है कि कार्बन का एमिशन नेट जीरो कर दो। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, कैसे जीरो होगा? आपको इलेक्ट्रिसिटी भी बनानी है, आपको साधन भी चलाने, व्हीकल्स भी चलाने हैं। यहाँ पे नेट जीरो का मतलब ये नहीं है कि कार्बन का एमिशन बिल्कुल ही मत करो। यहाँ पे मतलब ये है कि जितना एनवायरनमेंट कार्बन को हैंडल कर सकती है। देखिए यहाँ पे गैस का साइकिल होता है, राइट, हमें सबका पता है गैस का साइकिल होगा। पहले कार्बन आएगी, फिर उसको ट्रीज लेंगे या फिर ह्यूमन स्पीसीज लेंगे, फिर वो बाद में ब्रेक डाउन होगी, कहीं फंस जाएगी, फिर वो वापस जाएगी, फिर वो वापस जाके फिर से एनवायरनमेंट में मिल जाएगी। तो इस तरीके से साइकिल पूरा का पूरा बनता रहता है। अलग अलग जगह से कार्बन निकलती रहती है, अलग अलग जन्म उसका होता रहता है, और धीरे धीरे इसकी लाइफ खत्म होती है। राइट, हमने देखा 500 से 5000 साल के बीच में इसका लाइफ स्पैन है, तो वह ख़त्म भी हो जाता है, यानी कि रहते रहते। तो अब जितना यहाँ पे ये गैस के साइकिल में इंड्यूस किया जा सकता है, जितना हमें इतनी जानकारी है कि कितना हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सेल्फ रेगुलेट कर सकता है, सिर्फ उतना ही हमें कार्बन को निकालना है। अगर उससे ज़्यादा आप निकालेंगे तो वो ग्रीन हाउस गैस की तरह इफ़ेक्ट करेगी और वो नुकसान करेगी, राइट, ह्यूमंस के लिए भी और अदर स्पीसीज के लिए भी। पूरे अर्थ जो है उसके लिए वो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगी। तो यही बात है कि आंसर जो आपका लाई कर रहा है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये इतनी ज़्यादा पोल्यूशन है। इंडिया की जो कैपिटल सिटी है उसमें इतना ज़्यादा पोल्यूशन देखने के गया था, पूरे 15 दिन का इतना ज़्यादा रिकॉर्ड देखा गया है सीवियर कैटेगरी के ऊपर। और उसमें बहुत सारे और भी कारण थे। स्टबल बर्निंग बहुत बड़ा पोर्शन था, जो कि 43% तक ये माना गया कि उसकी वजह से PM 2.5 जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है दिल्ली के अंदर या आसपास के जो एरियाज़ थे वहाँ पर। और आंसर यही है कि न्यू जो क्लाइमेट साइंटिस्ट है ना वो इसको न्यू नॉर्मल बोल रहे हैं, कि बार बार कहीं पे रेन हो जा रही है, कहीं पे अनयूजुअली किसी जगह पे कुछ और हमें पैटर्न दिखाई दे रहे हैं जो पहले से नहीं थे। लेकिन यहाँ पे ऑथर जो है वो इसको न्यू अब नॉर्मल बोलना चाहते हैं कि ये नॉर्मल तो नहीं है, ये अब नॉर्मल है। और इसके कारण कोई ऐसा नहीं है कि नेचुरल इसके पीछे कोई कारण है, रेदर देन एंथ्रोपोजेनिक यहाँ पे रीजंस ज़्यादा हैं। चलिए, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सप्लेन्ड पेज के ऊपर। पहला आर्टिकल है गूगल जेमिनी व्हाट इट इज़ एंड बेटर देन चैट जीटीपी। देखिए गूगल जेमिनी की बात हो रही है, कहाँ पे आएगा? GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। और प्री में आने के चांसेस ज़्यादा है। आई डोंट थिंक कि मेंस में इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा कि ये क्या है, लेकिन ये जरूर आ सकता है कि इसके अभी कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं। AI के ऊपर बार बार रेगुलेशन आ रही हैं। UK पहले लेके आता है, फिर कनाडा, फिर USA ने वहाँ पे सबसे पहले उसको अप्लाई कर दिया है, मीटिंग वहाँ पे रखी गई थी। तो ऐसा हर जगह, जापान ने इसके बारे में आवाज़ उठाई थी, इंडिया बार बार बोल रहा है, अपने न्यू इन्फॉर्मेशन IT रूल्स लेके आ रहा है। तो इस सवाल आ सकता है कि इनका नुकसान क्या है आने वाले के लिए। फ़ायदे तो सभी को पता होते हैं, नॉर्मल वही 4-5 है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बात कर लेते हैं कि जिमिनी है क्या। ये एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, गूगल द्वारा बनाई गई है। 3 पार्ट्स में बटी हुई है। पहली जो है वो है आपकी जिमिनी अल्ट्रा, दूसरी जो है आपकी वो है यहाँ पे जिमिनी प्रो, एंड थर्ड जो है वो है आपकी जिमिनी नैनो। तो ये जो नैनो है ये अभी तक लगातार चली रही है। नैनो यानी कि बहुत छोटा, नैनो टेक्नोलॉजी से आप इसको समझ सकते हैं कि सबसे छोटा। अल्ट्रा सबसे बड़ा है, प्रो बीच वाला है, नैनो यहाँ पे सबसे छोटा है। अभी तक ये सभी के लिए फ्री है और अलग अलग सॉफ्टवेयर के थ्रू ये इनको अभी तक निकाला गया। या फिर जो प्रो Pixel 8 से ज़्यादा एक्स्ट्रा फ़ोन है उनमें ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आ रहा है। तो नैनो जो है वो रोज़मर्रा के या चैट जीटीपी जैसे बहुत उससे भी ज़्यादा इसको अच्छा और फास्ट बताया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत स्पीडली मल्टी लैंग्वेजेस को पढ़ पाता है। तो मल्टी लैंग्वेजेस को कैसे पढ़ पा रहा है? एक साथ ये 57 सब्जेक्ट्स के लैंग्वेज को एक साथ पढ़ पाता है, रीड कर पाता है, और उस हिसाब से ये आंसर फ्रेम करता है। उसमें मैथ आ गया, फिजिक्स, हिस्ट्री, लॉ, मेडिसिन, पाइथन, जावा, C++, ये सब ये एक साथ रीड कर सकता है। और जिमिनी अल्ट्रा जो है वो पहला ऐसा मॉडल निकल के आया है जो इतनी ज़्यादा ह्यूमन एक्सपर्ट को या मैसिव मल्टीटास्क लैंग्वेज को समझ पा रहा है। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी AI की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी अचीवमेंट एक तरीके से है। और चैट जीटीपी के कंपटीशन में ही इसको जो नैनो है उसको लेके आया गया था, क्योंकि सबसे पहले ये रेवोल्यूशन लाया गया था चैट जीटीपी 4 द्वारा।
जो कि एक पेड मॉडल है जिसके अंदर आप वीडियोस बना सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिकली ऐसे लिखने के लिए, बात करने के लिए, या फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप कोई पीपीटी प्रेजेंटेशन बनवाने के लिए। तो ये छोटी छोटी रोज़मर्रा की चीज़ें जो है उनका इसमें इस्तेमाल होता है। तो जेमिनी जो है वो इनसे ज़्यादा फास्टर बताया जा रहा है और इनसे ज़्यादा एक्यूरेट भी बोला जा रहा है कि गूगल की तरफ से जो लेके आए हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा रिवोल्यूशनरी है। चलिए नेक्स्ट हमारा जो है वो है आर्टिकल 99 ऑफ यूएन चार्टर। ओके, देखिए यूनाइटेड नेशंस की जब आपकी स्थापना होती है, एस्टैब्लिशमेंट होती है, तब उसके फाउंडिंग मेंबर ही यूएन का चार्टर लेके आते हैं। हमें पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस बना था और उसी टाइम पे यूनाइटेड चार्टर जो था वो क्या करता था, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर, उसमें अलग अलग आर्टिकल्स, उसमें अलग अलग रूल्स हैं कि जैसे कि हेरिटेज वगैरह पे या वॉर के टाइम पे कोई भी कंट्री अगर किसी के साथ वॉर करती है तो उस समय पे उन्हें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान उनको रखना चाहिए बेसिकली, राइट। कोई बात नहीं, लड़ाई हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके वहाँ पे जाएंगे और उनकी हेरिटेजनल बिल्डिंग को तोड़ देंगे या वहाँ पे वुमेंस के साथ रेप किया जाएगा या ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उनके अंदर लिखी गई हैं। इसी चार्टर में एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 99 जिसका इस्तेमाल बहुत कम किया गया है, लेकिन अब जो यहाँ के आपके यूनाइटेड नेशंस के यहाँ पे बेसिकली सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, ये आप यहाँ पे देख भी पाएंगे उनका फोटो, उन्होंने इसका इस्तेमाल अभी गाज़ा के रिलेशन में कर दिया। वो कह रहे हैं कि गाज़ा में कोई भी सेफ नहीं है। अब हमें एक बात और समझनी पड़ेगी कि यूएन के अंदर काफ़ी काउंसिल्स है। पहले जो काउंसिल है वो है यूएन की जनरल काउंसिल, और जो जनरल काउंसिल है यूएन के अंदर उसके अंदर 197 मेंबर्स हैं। इंडिया इटसेल्फ इज ए मेंबर, सभी कंट्रीज ऑलमोस्ट इसमें मेंबर है। यूएन के किसी भी जो भी रेजोल्यूशन आता है कोई भी कंट्री सामने रखता है उसके लिए यहाँ पे 2/3 की मेजोरिटी चाहिए होती है कि 2/3 लोग जितने भी हैं वो बैठे हुए उन्होंने वोटिंग की, अगर मेजोरिटी मिल जाती है तो वो पास हो जाता है। इसी तरह से यूएन के अंदर एक दूसरी काउंसिल है जो कि है सिक्योरिटी काउंसिल। इसी में इंडिया खुद से अपने आप को लाना चाहता है, लेकिन इस काउंसिल के अंदर 5 यहाँ पे आपके परमानेंट मेंबर्स हैं। कौन कौन है वो परमानेंट मेंबर? वो जो परमानेंट मेंबर है 5, उसमें पहला आपका होता है यूएसए, दूसरा है रशिया, थर्ड है यहाँ पे चाइना, फोर्थ है यहाँ पे फ्रांस। आप लोगों ने बचपन में कभी वीटो पावर के बारे में सुना होगा, तो ये वही वीटो पावर है। और फिफ्थ है ब्रिटेन। देखिए ये 5 परमानेंट मेंबर हैं सिक्योरिटी में। इसके अलावा यहाँ पे 10 नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं, ठीक है। नॉन परमानेंट कि वो परमानेंट नहीं है, मतलब कोई भी उनकी जगह पे आ सकता है या वो जा सकते हैं। ये जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं 10, जब कोई भी रेजोल्यूशन आता है, कोई भी सेक्रेटरी जनरल खुद लेके आते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, क्योंकि यहाँ पे जो आर्टिकल 99 है वो बोल रहा है कि सिक्योरिटी जनरल के पास इतनी आपके पास पावर है कि आप आर्टिकल 99 के तहत ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है ना इसको बुला सकते हो। इस सिक्योरिटी काउंसिल को बुलाने के बाद आप जो भी मुद्दा उस पर काम करिए और सभी कंट्रीज अब जो भी आप चाहते हैं वो उस पर लेके आएंगे। यहाँ पे यूएई के द्वारा रेजोल्यूशन रखा गया है सिक्योरिटी काउंसिल में कि गाज़ा और इजराइल जो है अब उनके बीच में सुलह कैसे करवाई जानी चाहिए। यूएई जब इस बात को रखता है सामने तो अब यहाँ पे होगी वोटिंग, राइट, डेमोक्रेटिक तरीके से। जैसा जनरल असेंबली के अंदर वोटिंग होती है उसी तरीके से यहाँ पे भी वोटिंग होगी। और जो आपके नॉन परमानेंट मेंबर है 10 जो मेंबर हैं, इनमें से 2/3 अगर लोग यहाँ पे फेवर में वोट करेंगे तो ही इसको पास किया जाएगा, लेकिन विद द कंडीशन 2/3 यहाँ पे क्या होंगे, तो आपके ऑलमोस्ट 6 या 7 मेंबर्स को यहाँ पे क्या करना चाहिए, 7 मेंबर्स को वोट करनी होगी फेवर में। इसके अलावा एक कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है, वो ये है कि यहाँ के जो परमानेंट मेंबर हैं, 5 जो परमानेंट मेंबर है उन 5 मेंबर्स को भी यहाँ पे फेवर में होना चाहिए। अगर उनमें से कोई एक भी नॉन फेवर में है ना तो भी वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, चाहे वो कुछ भी रेजोल्यूशन हो। और अभी यही देखा जा रहा है कि बेशक इस आर्टिकल 99 का बहुत कम बार इस्तेमाल किया गया है पास्ट के अंदर, लेकिन शायद अब जो रेजोल्यूशन कतर या यूएई द्वारा रखा जा रहा है वो पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि यूएसए जैसी जो कंट्रीज़ हैं और यूके जो है वो अभी भी आपका इजराइल के साथ है, राइट। और ये कंट्रीज़ अगर यहाँ पे अपनी हामी नहीं भरेंगी तो फिर रेजोल्यूशन पास नहीं होगा और जो चल रहा है वो वैसे ही चलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं इंडिया की तरफ में, जो कि है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड या आईआर के अंदर जीएस पेपर 2 के अंदर आपका काम आएगा। और ये हमारा बात हो रहा है इंडिया एंड इटली के रिलेशनशिप्स के बारे में।
हमें पता है COP28 हो रहा है दुबई के अंदर, वहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो अलग अलग देशों के जो आए हुए हैं हेड, उनसे बात करते हैं। गवर्नमेंट के हेड जो वहाँ पे है, स्टेट के जो हेड हैं, उनके साथ वो वहाँ पे मिलते हैं। और उन्हीं एक हेड में से होती हैं इटली की प्राइम मिनिस्टर। इटली की प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेलोनी नाम से है, और उन्होंने एक फ़ोटो, ये फ़ोटो जो आप देख पा रहे हैं, इस फ़ोटो को पोस्ट किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, और उन्होंने एक हैशटैग दिया। हैशटैग में उन्होंने जो अकाउंट बनाया था वो बनाया था हैशटैग मिलोडी के नाम से, कि मिलोडी क्या है, मेलोनी और मोदी जी का डी, तो हैशटैग मिलोडी। ये जो हैशटैग मिलोडी है ये काफ़ी फेमस हुआ, लगातार चल रहा है। उन्होंने नीचे लिखा कि अपने पुराने दोस्त से मिलके अच्छा लगा, यानी कि फ्रेंड बताया। मोदी जी ने इस पोस्ट को दोबारा से रिपोस्ट किया, इस पर रिस्पॉन्ड किया, और उन्होंने लिखा कि हाँ, पुराने दोस्तों से मिलकर अच्छा लगता है। उनकी स्टेटमेंट्स थे। अब यहाँ से इसका ये एक संकेत दे रहा है कैसे इंडिया के और इटली के संबंध जो है वो अच्छे हो रहे हैं, जो कि पहले कई सालों से अच्छे नहीं रहे थे। कारण क्या था, देखिए, इटली ने सबसे पहले तो आपके 2012 के अंदर ये बात है कि इटली की तरफ से 2 मेराइन आए हुए थे, यानी कि जो नेवी के आपके ऑफिसर होते हैं, उन्होंने इंडिया के अंदर ही उनकी पोस्टिंग थी, इंडिया के इंडियन ओशन में, और इंडिया के ही 2 फिशरमैन्स को यहाँ पर मार दिया था। 2 फिशरमैन थे, मछुआरे थे। इस वजह से इंडिया की गवर्नमेंट ने उन लोगों को अरेस्ट किया, और उन लोगों का बोलना था, यानी कि यहाँ पे इटली का बोलना था, 2013 की ये बात चल रही थी कि उन लोगों को इसीलिए मारा गया क्योंकि उन्हें लगा कि वहाँ पे कोई फिशरमैन ना हो के कोई लुटेरे आ रहे हैं, राइट, कोई अटैकर आ रहे हैं, इस वजह से उनको मारा गया था। लेकिन फिर भी इंडियन गवर्नमेंट इनको अरेस्ट कर लेती है मर्डर के आपके उसके अंदर। इसके बाद ये फिर भी अंडर ट्रायल चल रहा था, लेकिन फिर भी इनको इटली के अंदर भेजा जाता है, और ये मामला जो है वो अब इंटरनेशनल जो परमानेंट कोर्ट है, आपका परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, यानी कि जो बीच में मिलकर समझौता करवाते हैं, जो कि होग के अंदर है, वहाँ पे ये मामला जाता है। इटली इस मामले को वहाँ पर हार जाता है और इंडिया इस मामले को जीत जाता है। अब इटली को इंडिया में कंपनसेशन देना पड़ेगा जो 2 जाने गई हैं, और उस कंपनसेशन के अंदर इंडिया को मिलते हैं $100 मिलियन। ठीक है, तो ये जो अमाउंट दिया जाता है इटली की तरफ से इंडिया को, ये दिया जाता है 2014 के अंदर दे दिया जाता है, क्योंकि वो हार चुके थे, और इसके बाद से ये केस ख़त्म हो जाता है। लेकिन अब इंडिया के और इटली के संबंध खराब हो गए। अब इटली के अंदर जो एक ऑफिसर है, बड़ी रैंक के जो ऑफिसर्स थे, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने करप्शन किया है, और इंडिया के साथ एक डील की है उन्होंने, कि इंडिया के साथ उनका ट्रेड का जो भी डील होना था वो डील उन्होंने बनाई थी। अगर हम ये बात करें कि इसको बाद में ये जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ के, उनको ये बात प्रूफ नहीं कर पाए और उनको छोड़ दिया गया कि इंडिया के साथ इन्होंने ऐसा कोई करप्शन करके कोई डील नहीं की है, ठीक है, जो डील चल रही है, ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंसेस उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद से इंडिया के रिश्ते फिर से लगातार 4-5 सालों के लिए इटली से ख़राब हो गए, जो कि हालांकि हम बहुत पुरानी, इंडिया और इटली जो है दोनों एक बहुत पुरानी सभ्यताएं हैं, और दोनों के संबंध अगर हम बात करें तो ट्रेड के नाते से बहुत पुराने हैं। आज के समय में ये ट्रेड के संबंध, इटली जो है वो 4th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, 4थे नंबर पे आता है यूरोपियन यूनियन में, वर्ल्ड में नहीं, यहाँ पे क्या है यूरोपियन यूनियन के साथ, तो 4th लार्जेस्ट यहाँ पे है। और जब इंडिया 4th लार्जेस्ट है, जब हम एंशियंट में जाते हैं, जब हम पास्ट में जाते हैं, और जब हम इंडिया को पास्ट से देखना चाहते हैं कि पास्ट में इंडिया के और इटली के रिलेशन कैसे थे, तो भी वेटिकन सिटी के लोग जो थे वो इंडिया में आते थे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे हम देख पाएंगे कि कैसे इंडिया और इटली की ट्रेड के अंदर आपकी जो थी वो संबंध थे। यहाँ पे हम बात करें तो 13वीं शताब्दी में इटली के एक जो ट्रैवलर थे मार्को पोलो, ये आपका प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो भी इंडिया के अंदर आते हैं और इंडिया के बारे में अपनी बुक के अंदर या ट्रैवलॉग के अंदर लिखते हैं। अब हम इतना समझ चुके हैं, अब हम देखते हैं कि अब इंडिया के और जो इटली के संबंध हैं वो ठीक कब होने लगे। तो 2018 में सबसे पहले इटली के अंदर जाते हैं हमारे जो एस जयशंकर जी हैं वो, और वो यहाँ पे एक्सटर्नल मिनिस्टर की तरह जाके अपने संबंधों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। 2020 के अंदर पीएम मोदी जो है वो मिलते हैं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से, और वो फिर से यहाँ पर संबंधों को ठीक करने की गुजारिश करते हैं या कोशिश करते हैं कि ठीक है, ठीक से होगा, और ये रिजल्ट
रिजल्ट भी लेके आती है। जो रजाइना डायलॉग होता है जो कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से भी मशहूर है, तो रजाइना ये जो डिक्लेरेशन है इसके अंदर पीएम जो मेलोनी है इटली की तरफ से वो आती हैं, यानी कि G20 की लीडरशिप जब इंडिया के पास थी और वो आके पीएम मोदी के साथ मिलती हैं और वहाँ से हमारे संबंध जो है इटली के साथ वो अब कुछ अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। और अब इटली के साथ जो है, इटली एक पहली ऐसी कंट्री है जो G7 कंट्रीज़ की मेंबर है। कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं G7 के अंदर? देखिए, ये आपका है नॉर्थ अमेरिका, ऑलराइट, और यहाँ पे हम बनाते हैं अभी अपना साउथ अमेरिका। दिस इज़ अवर साउथ अमेरिका। यहाँ पे आपका ब्राज़ील, यहाँ पे है आपका यूरोप, एंड इधर मेडिटेरियन सी के अंदर है आपकी इटली। इटली के अंदर है रोम, ये मेडिटेरियन सी है आपका यहाँ पर, और यहाँ से नीचे जाएंगे तो अफ्रीका शुरू हो जाता है। और नीचे चाहिए, दिस इज़ योर अफ्रीका। और इधर अगर हम आएंगे तो रशिया, इधर है रशिया यहाँ पे, और ये है आपका सऊदी अरेबिया वाला पोर्शन। एंड देन यहाँ से अगर आएंगे आगे बढ़ते हुए तो इधर आपका एशिया, और यहाँ पे है इंडिया। ऑलराइट, जब हम G7 की बात करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि G7 यानी कि 7 कंट्रीज़ है। पहली कंट्री क्या है? USA। दूसरी कंट्री क्या है? दूसरी कंट्री है आपकी यहाँ पे रशिया। यहाँ पे एक एज ए मेंबर की तरह नहीं होती है, इसलिए यूरोप के ज़्यादातर देश है, जैसे कि इटली। इटली आपका G7 का मेंबर है। ब्रिटेन G7 के मेंबर है। जर्मनी यहाँ पे G7 की मेंबर है। फिर फ्रांस, ठीक है, जर्मनी, फ्रांस, ये सारी जो कंट्रीज़ है वो G7 की मेंबर। इधर से आपका जापान इज़ ऑल्सो ए मेंबर ऑफ G7। तो ये जो G7 का ग्रुप है इसमें इटली एक पहला ऐसा देश था जिसने यहाँ पर आके बोला कि हम जो ब्री प्रोजेक्ट है, जो चाइना अपना रोड एंड आपका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चलाया जा रहा है, जो कि पूरे के पूरे उनका जो सिल्क रूट तरीके से बोला जाए तो उसको वो रिवाइवल कर रहे हैं और अलग अलग कंट्रीज़ के साथ इसको जोड़ रहे हैं। यूरोप तक वो अपने ट्रेड को डायरेक्टली रोड के थ्रू जोड़ा जा रहा है, उसको साइन किया था। लेकिन अब ये अपने वादे से पीछे हटना चाहते हैं, कह रही है कि चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसीलिए अब ये इंडिया के आसपास आ रही है। और इंडिया की तरफ से जो प्रपोज्ड इकोनॉमिक यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि इंडिया का फिर से मेडिटेरियन सी को जोड़ेगा, उसके अंदर ये कहीं ना कहीं पार्टनर बनते हुए दिखाई दे रहे। इंडिया के लिए भी एक अच्छा मौका है कि इंडिया भी यहाँ पर इटली से अच्छे संबंध बना सकता है और जो कि बनाने ही चाहिए। तो ये इस पूरे के पूरे जो आर्टिकल है इसका क्रक्स था। लास्ट आर्टिकल की तरफ आज हम पहुंचते हैं जो कि है आपका माइनिंग फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। जीएस पेपर 1 में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सी जगह पे कहाँ पे क्या मिनरल्स मिले हैं हमें, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है एंड अगेन इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 3, राइट। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्या बात करें। देखिए, गवर्नमेंट ने आपका कुछ समय पहले कुछ मिनरल्स को क्रिटिकली मिनरल्स बोला था, कुछ मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स, जैसे कि लिथियम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, जो कि कम है, जिनके ऊपर रॉयल्टी थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। रेयर अर्थ मिनरल्स थे जो कि अलग अलग है। उसके अंदर ग्रेफाइट, जैसे ग्रेफाइन बनता है और ग्रेफाइन जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर एक रेवोल्यूशन लेके आ सकता है। तो ये कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कि क्रिटिकली मतलब कि क्रिटिकल माने गए। अब इन मिनरल्स को गवर्नमेंट दोबारा से कह रही है कि अब हम इनका करेंगे ऑक्शन, ठीक है, बोली लगाई जाएगी और इसके अंदर 20 अलग अलग एरियाज़ या 20 ब्लॉक्स को इंक्लूड किया गया है। उसके अंदर जो अभी हाल ही में रिसेंटली जम्मू कश्मीर के अंदर लिथियम का आपका रिजर्व मिला था, उसको भी ब्लॉक के अंदर यहाँ पे लिया गया है। उसके अलावा ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ के अंदर भी आपका लिथियम के रिजर्व मिले। छत्तीसगढ़ इज ए प्रोमिनेंट जहाँ पे आपका फिर से लिथियम का वो मिला है अलग बाद में, तो इनको भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया। इसके अलावा जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो यहाँ पे 650 से ज़्यादा लोकेशंस पे अभी काम कर रहा है कि हम वहाँ पे जाके देखें कि कहाँ कहाँ पे इंडिया में लिथियम की मिला जा सकता है। जैसे राजस्थान के कुछ पार्ट्स के अंदर आशंका है कि वहाँ की टोपोग्राफी देखकर भी लगता है कि यहाँ पे लिथियम और जो उसके साथ अलग मेटल्स है, रेयर अर्थ मेटल्स है, वो मिल सकते हैं। अब गवर्नमेंट इनको महंगी रॉयल्टी देने को बोल रही है। जो भी यहाँ पे ऑक्शन लगा रहा है उनको बोला जा रहा है क्योंकि इसमें फ़ायदा ज़्यादा है, क्योंकि इसको निकालने के लिए मेहनत ज़्यादा है
और ये बहुत कम मात्रा में है। तो ये जो इंटरनेशनल प्राइस है, इंटरनेशनल जो आपका माना जाता है, जो लिया जाता है यूजुअली, उस पे यहाँ पे किया जा रहा है। और जो भी अब यहाँ पे इसको खरीदेगा तो उसको इंटरनेशनल के हिसाब से ही यहाँ पर रॉयल्टी प्रोवाइड करवानी पड़ेगी, सो दैट इंडियन गवर्नमेंट को नुकसान ना हो और कमर्शली वो फिर इसको ले सकता है, इस जगह को ले सकता है, इस चीज़ को आपका इस्तेमाल कर सकता है कमर्शली अपने किसी भी कामों के अंदर। तो ये पूरा का पूरा अभी तक का